Hello, dear students. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you people are good and you people are enjoying the study hive. So we are in the lecture number 2 of chapter number 1, or we can say the theme 1 of the class 12th history. As you know, today we are going to discuss the remaining portion of our theme 1. So let us start, as already we have completed our some portion of this chapter in which we have discussed about the Mohenjo-daro, and last we have discussed about the luxurious life, or how can we determine, how can we distinguish between the two categories, either the poor and rich or the special classes. How can we understand that? Do the Harappan civilization or Indus Valley civilization practiced the inequality, or we can say class system? So in this remaining portion of chapter, we will have a discussion about all the different concepts even related to the last, how basically about the site excavation. So let us start with this our new topic, finding about craft production. Listen man, क्राफ्ट प्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट चीज होगी. क्राफ्ट प्रोडक्शन हमें बताएगी. हमें ये भी जानना जरूरी है कि उस समय पर, यानी आज से 4500 साल पहले, बीपी इन वी कैन से बीपी इन अदर वर्ड्स, अगर हम बात करेंगे बेटा, तो 4500 बीपी. हाउ मेनी? शाबाश, 4500 बीपी बिफोर प्रेजेंट. अगर हम बात करेंगे आज से कुछ 4500 साल पहले क्राफ्ट प्रोडक्शन होती थी. व्हाट इज द क्राफ्ट प्रोडक्शन? वी कैन से तब आर्टिफैक्ट्स बनाए जाते थे, ज्वेलरी बनाई जाती थी. हाँ, और क्या थी बेटा उसमें, हमें जानना होगा एक इंपॉर्टेंट साइट के बारे में, दैट इज चानो-दारो. ठीक है, चानो-दारो. और ये चानो-दारो क्या है? ये इन्वॉल्वड थी क्राफ्ट प्रोडक्शन में. क्राफ्ट मीन्स जहां पर ज्वेलरी बनाई जाती थी, जहां पर ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे, जहां पर बड़े बड़े आर्टिफैक्ट्स बनाए जाते थे, खूबसूरत प्रोडक्शन थी. ठीक है, यहाँ पे बीड मेकिंग इसमें होती थी. ठीक है, अच्छा, छोटे छोटे मालाएं, दानाएं बनाए, दाने. अच्छा, इसमें शल कटिंग होती थी. सील मेकिंग का जो मेन काम था, जो हड़प्पा की सबसे बेहतरीन और खूबसूरती है, वो है सील मेकिंग, जो हम आगे डिस्कस करेंगे. अच्छा, वेट मेकिंग, यानी जो बेटा नापतोल का सिस्टम था, वो भी यही पर बनता था. और मेटल वर्क, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात यहाँ पर होगी ना मेरा जिगर, दैट इज ऑल अबाउट द व्हाट, दैट इज ऑल अबाउट द मेटल वर्किंग. अपने आप में यहाँ पर कलाकृति होगी. अपने आप में यहाँ पर बात बड़ी है कि ये लोग मेटल के साथ डील करते थे. हड़प्पा इतना मैच्योर था कि उसने मेटल के साथ डील करना शुरू किया था. इतने सिविलाइज्ड थे कि वो ज्वेलरी बनाते थे. इतने सिविलाइज्ड थे कि उनके पास यूनिफॉर्म वेट सिस्टम था. ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी. हाँ, रॉ मटेरियल कहाँ से आता था? अब जरा देखिएगा बेटा, इनके पास डिफरेंट रॉ मटेरियल यूज होगा. हाँ, स्पेशली इनमें बीड्स, देखिए, वैरायटी ऑफ मटेरियल यूज्ड टू मेक बीड्स इज रिमार्केबल. जो सबसे इंपॉर्टेंट जानने लायक बात है, स्टोन्स तो होगी ही, कार्नेलियन भी होगा, जैसेफर होगा, क्रिस्टल होगा, क्वार्ट्ज होंगे, स्टाइट होगा, कॉपर और ब्रॉन्ज. ये देखने वाली बात है. चलो हम स्टोन्स को मान लेते हैं. हाँ, अच्छा, स्टाइट से तो आगे जाकर सील्स भी बनेंगी. सील्स जो हड़प्पा की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी. अच्छा, गोल्ड और शल, फाइन्स, टेरिकोटा, बर्न्ट क्ले. अच्छा, ये सारी चीजें हमें एक्सप्लेन करती है. बर्न्ट क्ले, ये सारी चीजें हमें बताती है कि कितना मैच्योर हड़प्पन था, कितना सिविलाइज्ड था, कितने वो बहुत आगे थे. ठीक है, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होगी. और यहाँ से इंसान के अंदर ना, जिसे कहते हैं एक इच्छुकता पैदा होती है, एक जिसे कहते हैं एक डिमांड अंदर से पैदा होती है, दैट वी शुड नो मोर, वी शुड नो मोर, वी शुड नो मोर, वी शुड नो मोर. एंड दैट इज व्हाट, व्हाई, कि उस जमाने में ये सिटी इतनी आगे थी कि ये इतना सारा बनाने में कामयाब हो चुके थे. अच्छा, ये बनाने का तरीका क्या था? टेक्निक्स इनके पास आ गई थी. हाँ, टेक्निक्स फॉर मेकिंग बीड इज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू मटेरियल. अच्छा, मटेरियल के हिसाब से बनता था. अच्छा, स्टाइट जो बेटा बात की गई, बीइंग सॉफ्ट, ये सॉफ्ट मटेरियल था, नरम था, तो इसके ऊपर आसानी के साथ बड़ी आसानी से इसके ऊपर काम होता था. ओके, एंड बहुत ही, जब हम कहते हैं ना, सम बीड्स वर मेड आउट ऑफ पेस्ट मेड विद स्टाइट. अच्छा, पाउडर और पेस्ट का इस्तेमाल करके कुछ चीजें बनती थी. हाँ, अच्छा, बीड्स वर मेड अप ऑफ न्यूमरस, और बहुत सारी शेप्स के बीड्स बनते थे. ठीक है, उसमें सिलेंड्रिकल थे, स्फेरिकल थे, बैरल शेप्ड थे, और भी बहुत सारी चीजें थी. तो अपने आप में जानने वाली ये बात होगी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है, जब हम देखेंगे ना, कुछ बीड्स जो बेटा होगी ना, वो एक से ज्यादा स्टोन उसकी बनी हुई हमें मिलेंगी. हाँ, और ये सबसे बड़ी बात, सम वर मेड विद गोल्ड कैप्स. अच्छा, कुछ तो डेकोरेटेड थे, मतलब गोल्ड प्लेटेड
डेकोरेटेड थे। हाँ, अच्छा पेंटिंग्स मिली है, डेकोरेटेड पेंटिंग्स वहां उसमें होती थी। रेड कलर ऑफ कार्नियल को यूज किया जाता था, ठीक है। येलोविश रॉ मटेरियल, अच्छा क्या लिखा गया, रेड कलर ऑफ कार्नियल वाज ऑब्टेन्ड बाय फायरिंग द येलोविश रॉ मटेरियल एंड बीड्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। देखिए मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूंगा कि ये सारा क्या है, इट इज ऑल परसीव्ड, इट इज ऑल कंस्ट्रक्टेड। व्हाट शाबाश, इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट्स। ये कंस्ट्रक्टेड है, ये परसीव्ड है, ओके। तो आप समझिए जो बात परसीव्ड हो, कंस्ट्रक्टेड हो, उसमें सबसे बड़ी बात क्या हो सकती है, उसकी सबसे बड़ी बात हो सकती है शायद ये इससे भी आगे होंगे। हाँ, ये ग्राइंडिंग भी करते थे, पॉलिशिंग होती थी, ड्रिलिंग होती थी, हाँ, यानी पूरा प्रोसेस यहीं पे होता था। एक स्पेशल शहर जो इस चीज के लिए मशहूर था, और उस जमाने में इसका मतलब कि यू आर वेरी, हाँ आप बहुत आगे हो। और जब ऐसा कल्चर, ऐसी सिविलाइजेशन साथ रही हो, तो अब आप खुद समझ सकते हो ये सिविलाइजेशन कितनी आगे होगी। और इंडिया इसके लिए, दुनिया के लिए, मतलब मैं कहूँगा एक नेमत के तौर पर है, बट ये वो लेगेसी हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। हाँ, दैट वाज अवर। अब आप देखिए बेटा, इसके बगैर स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हैव बीन फाउंड एट, हाँ, चवंदारू में, लोथाल और धौलवीरा में स्पेशल ड्रिल्स पाई गई है, ओके। नाउ आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब सेंटर ऑफ प्रोडक्शन क्या थे, देखिए क्राफ्ट प्रोडक्शन आर्कियोलॉजिस्ट यूजुअली लुक फॉर द फॉलोइंग। तीन चीजें बेटा, जब भी हम देखेंगे ना क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर कहाँ पे है, तो वहां पर हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, टेक्निक्स देखने पड़ते हैं, हमें एरिया देखना पड़ता है, हमें रॉ मटेरियल देखना पड़ता है, हमें वहां के स्किल्स देखने पड़ते हैं, ठीक है। जरा देखिए वो सारी चीजें। अच्छा रॉ मटेरियल, हाँ, कौन कौन सा यूज हुआ था, कहाँ कहाँ से यूज हुआ था, और कितने रॉ मटेरियल यहाँ पर पाए गए हैं। अगर मेटल पाया गया है, अगर इसके बाद स्टाइट पाया गया, अगर इसके बाद कैलियन पाया गया, अगर इसके बाद मतलब टेक्निक से रिलेटेड, उससे रिलेटेड चीजें पाएगी जो बनाने के लिए यूज होंगी, तो नंबर 1 ये क्राफ्ट सेंटर होगा। अच्छा अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, हाँ, रिजेक्ट एंड वेस्ट मटेरियल मिला, रिजेक्टेड और वेस्ट, मतलब जो इस चीज को दिखाते हैं कि नहीं भाई यहाँ पर तो ऑलरेडी चीजें देखी गई है, ओके। जरा नेक्स्ट जब हम चलेंगे तो हमें बताया जाएगा। देखिए अब जरा देखिएगा, स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल। हाँ, इनके पास स्ट्रैटेजीज क्या थी मटेरियल को प्रोक्योर करने के लिए। हड़प्पन प्रोक्योर्ड मटेरियल फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन, मुख्तलिफ चीजों से ये मटेरियल को प्रोक्योर करते थे, हाँ, हासिल करते। जरा देखेंगे बेटा, हाँ, कैसे इन्होंने सेटलमेंट जो स्पेशली देखा गया है कि नागेश्वर और बालाकोट ऐसे एरिया थे जहां से मटेरियल अवेलेबल होता था, यानी अलग अलग साइट्स से। हाँ, अच्छा ऐसी कुछ साइट्स हमें शुर्तुगो यानी अफगानिस्तान से भी मिली है, ठीक है। अच्छा लेपिस लाजुली का बेस्ट सोर्स यही अफगानिस्तान होगा, जिसे ब्लू स्टोन भी कहा जाएगा, और जो बहुत ही हाई वैल्यूड होगा। और लोथाल और बारिश से हमें कैलियन मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद स्टाइट राजस्थान से मिलेगा, नॉर्थ गुजरात से मिलेगा, ठीक है। अच्छा दे माइट हैव सेंट एक्सपीडिशन टू एरियाज, अच्छा खेतरी रीजन आप देखोगे वहां से क्या मिलेगा, कॉपर, और इस वजह से हमें आगे जाकर खेतरी राजस्थान में हमें कॉपर मिलेगा। और गोल्ड तो पता ही है साउथ से मिलेगा, ठीक है। केजीएफ तो आपने देखा ही होगा, केजीएफ अभी भी, हाँ, कोलर गोल्ड माइनस केजीएफ को गोल्ड फील्ड, सॉरी केजीएफ तो मूवी भी बनी थी, ठीक है। केजीएफ बड़ी धुएंधार मूवी बनी थी क्योंकि वो गोल्ड माइनस है, ठीक है। अभी भी स्टार्ट हो रही है इस साल से गोल्ड माइनस फिर से स्टार्ट हो रही है वहां पर, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है हमारे पास। अच्छा क्या हड़प्पा दूसरी कंट्रीज के साथ था, यानी आज की जो प्रेजेंट कंट्री है उस जमाने की किस किस सेटलमेंट के साथ इनका रिलेशन था, वो ये हमें कैसे बताती है। और एनसीईआरटी में खूबसूरती के साथ इन चीजों को दिखाया गया है। माय डियर लिसन एंड सी हाउ बेसिकली यू जस्ट हैव टू लुक टुवर्ड्स द बोर्ड एंड मेक योर आईज टोटली ऑन देयर एंड सी व्हाट बेसिकली आई वुड टेल टू यू पीपल। इट आई विल ट्राई टू मेक इट द इजी। चलिए जरा देखिए बेटा, आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स आर सजेस्टिव ऑफ अ पॉसिबल ट्रेड रिलेशन। अच्छा जब हम वेस्ट एशिया और इस चीज का जब आर्कियोलॉजिस्ट कोशिश करते हैं ना, तो फिर वो एक प्रपोजल बनाते हैं, फिर वो एक परसीव करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं कुछ चीजों की बुनियाद पर, फैक्टर्स की बुनियाद पर। तो कहा गया कॉपर वाज प्रोबेबली, ओमान से कॉपर लाने की क्या मिली है, शाबाश, एविडेंसेस मिली है। हाँ, केमिकल एनालिसिस ऑफ कॉपर जब हमने किया आर्टिफैक्ट्स, तो हड़प्पा और ओमान का हमें कांटेक्ट हमें देखने को मिलता है कि वहां से हमें क्या पता चलता है, हड़प्पा एंड ओमान कंटेन ट्रेस ऑफ निकल ऑफ अ कॉमन ओरिजिन, ठीक है। वहां पर हम जब देखेंगे तो निकल उनका कॉमन रीजन के लिए होगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्टिव हड़प्पन जार
coated with a layer of black clay found at ओमानी साइट्स। ओमानी साइट्स पर ऐसी कुछ चीजें मिली है। हाँ, हरप्पन जार मिला है जिसके ऊपर coated with layer of black clay, जिस पर ब्लैक क्ले लगी थी, ठीक है, वो ओमान में मिला है, ओमान की साइड से मिला है। मेसोपोटामियन टेक्स्ट याद रखिएगा, मेसोपोटामिया इराक में पड़ता है, बिटवीन द टू रिवर्स, हाँ, तिग्रस एंड यूफ्रेटिस के बीच में। हर रिवर तिग्रस, अगर 11th में आपने पढ़ा होगा राइटिंग एंड स्टिल लाइफ, क्या पता चला कि यूफ्रेटिस और तिग्रस के बीच में एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन, जिसे मेसोपोटामियन कहते हैं, वहां से क्या मिला है। मेसोपोटामियन टेक्स्ट रेफर्स टू कॉपर कमिंग फ्रॉम मागान। एक मेसोपोटामियन टेक्स्ट हमें कहता है, एक राइटिंग मिली है जो कहते हैं कि मागान से हमें क्या मिला था, वहां से कॉपर आता था। नेम यूज्ड फॉर ओमान, जो उस जमाने में कहा जाता है मे बी ओमान के लिए यूज होता था, ठीक है। अच्छा, हरप्पन सील्स, वेट, डाइज, बीड्स मेसोपोटामियन साइट से मिला है। और इसका मतलब कि मेसोपोटामिया के साथ हमारा उठना बैठना था, कारोबार था उस वक्त। किनका? आईवीसी का। मेसोपोटामियन टेक्स्ट से हमें स्पेशली कुछ इंपॉर्टेंट जगहों का नाम मिला है। मिलूहा, पॉसिबली द वर फ्रॉम गॉड प्रोडक्ट्स लाइक कार्नियल। अच्छा, वहां पर एक मिलोहा वर्ड यूज किया गया है जो हमें बताएगा कि जहां से ऑलमोस्ट कार्नेलियन और लैपिस लाजुली और कॉपर गोल्ड मिला है। मेसोपोटामियन टेक्स्ट से हमें और भी कुछ मेंशन होता है, जैसे प्रोबेबली द आइलैंड ऑफ बहरीन, आइलैंड ऑफ बहरीन के बारे में हमें पता चला है, ठीक है। और इसके बगैर कुछ और के बारे में बताया गया, डिपिक्टिंग ऑफ शिप्स, बोट्स और सील्स। हाँ, और देखेंगे लास्ट पर हमें वहां पर किस बारे में, शिप्स और बोट्स और सील्स के बारे में पता चलता है। कम्युनिकेशन विद ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया वाज बाय सी। और जरा देखिए बेटा, हमारा जो कम्युनिकेशन उस समय था ना, वो सारा सी के जरिए था। देखने लायक ये बात है कि ट्रेड वेव्स के साथ तो हम चलते ही चलते थे। यानी यहाँ पर ये चीज भी समझनी होगी कि उस जमाने में जब आपके पास नेविगेशन नहीं है, हाँ, नेविगेशन के साथ जब आपके पास स्पेशली नेविगेशन को 2 मिनट के लिए हम साइड लाइन करते हैं, जब आपके पास नेविगेशन के साथ साथ जब आपके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, तब भी आप जहाज लेके एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते थे, एक देश से दूसरे देश। उस जमाने में एक सिविलाइजेशन दूसरी सिविलाइजेशन, तो उस जमाने में कितनी स्ट्रॉन्ग नेवी होगी, कितनी अच्छी नेवी होगी। ओके, जरा समझिएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। सील्स एंड सीलिंग्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर बेटा, मोहनजोदारो के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज दिस वन, सील्स एंड सीलिंग्स। सील्स और सीलिंग्स सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सील्स ही मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा उस जमाने में, और यहाँ पर सिंबल्स और साइंस का इस्तेमाल होगा। These were made up of स्टाइट, याद रखिएगा बेटा, ये बनी होगी किसकी, स्टाइट की बनी होगी। एंड ये क्या करेगी, ये बेसिकली सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होगा मेरा बच्चा। क्या होगा? सोर्स ऑफ मेसोपोटामियन, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होगा। इससे बाकी देशों के साथ भी कम्युनिकेशन होगा और साथ ही साथ हड़प्पा में भी कम्युनिकेशन होगा। हड़प्पन सील्स यूज की जाती थी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड्स में कम्युनिकेशन के लिए। हाँ, इमेजिन अ बैग ऑफ, जैसे कि इसने लिखा भी है कि उस जमाने में जब चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती थी तो उस पर सील्स और सील का इस्तेमाल होता था। क्ले और क्ले के ऊपर सील, मतलब जिस तरीके से आजकल मोहर लगाई जाती है, तो सेम वैसा ही। अगर आपकी सील, जैसे आजकल डिजिटल सील जाती है, अगर मोबाइल कटा हुआ है, वो सील कटी हुई, तो आपकी चीज के साथ क्या हुआ है, उसके साथ मतलब छेड़छाड़ हुई है। वही जमाना तब था, एक रस्सी बैग पर बांधी जाती थी, उसके ऊपर ब्लैक क्ले और उसके ऊपर एक सील। अगर वो वैसे ही अपनी सूरत में, तो वो चीज ठीक है, अगर उसको हटा दिया गया तो छेड़छाड़ हुई है। और ये तब प्योरिटी और श्योरिटी का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल होता था, ठीक है। वही चीज यहाँ पर दिखाई गई है सीबीएसई एनसीईआरटी के मुताबिक। द सीलिंग आल्सो कन्वेयड द आइडेंटिटी ऑफ सेंडर। आइडेंटिटी ऑफ सेंडर, सील मींस मैंने अभी कहा सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि साइंस और फोनोलॉजी का, साइंस और फोनिक्स का इस्तेमाल करके, सिंबल्स का इस्तेमाल करके सेंडर तक एक मैसेज पहुंचाई जाती थी। ओके, नाउ लेट अस सी सील्स और सीलिंग्स। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट बेटा वर्ड होगा स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या होता है? स्क्रिप्ट मींस फॉर्म ऑफ राइटिंग। क्या होता है? द सिंबॉलिक और साइनिक, जब हम बात करते हैं साइंस या सिंबल्स के जरिए, ठीक है, हाँ, सिंबल्स एंड साइंस के जरिए आप जब रिप्रेजेंट करते हो, आप किस चीज को रिप्रेजेंट करते हो? ऑरल, किस चीज को आप ऑरल फॉर्म को क्या लाते हो? रिटन फॉर्म में। और वो कैसे? मतलब आप फोनिक्स को, यानी साउंड्स में क्या ला रहे हो? जरा बेटा ध्यान से सुनिएगा, आप साउंड्स को किस में ला रहे हो? रिटन फॉर्म में ला रहे हो। और उसी रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट इज नथिंग, इट इज अ रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। सिंपली क्या है मेरा जिगर? इट इज अ रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। रिमेंबर, it is a written form of language. Remember, it is a written form of language. written form of language क्या होता है? स्क्रिप्ट होता है। हड़प्पन स्क्रिप्ट कंसिडर्ड, और अभी भी कहा जाता है एनिग्मेटिक। क्यों? ये डेसिफर ही भी अभी नहीं हुआ है, कुछ अभी क्लेम्स है
अभी बहुत सारी क्लेम है। ये एक बड़ी मशहूर क्लेम है जो रिसेंटली हुई है, ठीक है। मुझे इस वक्त अंगमे नाम है शायद उसका, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है बराबर। हाँ, आई एम गेटिंग वेरी जिसे कहते हैं रिलेक्टेंट टू प्रोनाउंस दैट नेम। मुझे वो स्कॉलर है, बहुत बड़े अच्छे स्कॉलर है, जिसने अभी क्लेम किया है कि ही हैज डेसिफर, ठीक है, दिस इंडस वैली सिविलाइज इंडस वैली स्क्रिप्ट, या हम कहेंगे हड़प्पन स्क्रिप्ट, ठीक है। तो देयर आर वन मोर देन 100 attempts to decipher, but still it is undeciphered. Okay, now let us discuss. So it has sign or symbols, it has not been deciphered, it was written from right to left, the script is not alphabetical, ये alphabetical नहीं होगा, motif on the seal conveyed a meaning to those who could not read। अच्छा, motif यूज किया जाता था उनके लिए जो पढ़ नहीं पाते थे, क्योंकि राइटिंग और रीडिंग भी क्या थी, राइटिंग और रीडिंग जब हम देखेंगे ना, ये तब लिमिटेड था, ठीक है, और ये अपर क्लास तक ही तब था। ओके, नाउ हड़प्पन सील्स यूजुअली हैव लाइन ऑफ राइटिंग, ठीक है, उनमें एक लाइन ऑफ राइटिंग होती थी, नेम और टाइटल का उसमें ऑनर का जरूरी होता था, ठीक है। जब भी ऑनर ट्रेड कम्युनिकेट करेगा तो उसका नाम जरूरी होगा और उसके नाम के साथ उसका टाइटल भी होगा। तो दैट मीन्स हमें ये भी बताता है कि टाइटल्स का इस्तेमाल हुआ है उस समय पर। ओके, चलिए। नाउ मूविंग वेट और मेजर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां पे वेट और मेजर्स हमें मिले हैं कहां पर, हड़प्पा में। एक्सचेंज वर फैसिलिटेटेड बाय प्रिसाइज सिस्टम, यानी जब भी वेट होगा तो ऑर्गेनाइज्ड, ये वेट और मेजर्स हमें बताते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट थी, याद रखिएगा क्या थे, एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था। ये जरा बताने की जरूरत है बेटा। ये वेट और वेट्स और मेजर्स हमें बताते हैं जो नाप तोल का सिस्टम था, किस चीज का मेरा जिगर, जरा बताओ, नाप तोल। हाँ, नाप तोल हमें खुद ब खुद बताते हैं कि यहाँ पे एक वेट मेजर सिस्टम था, ठीक है। वेट वर क्यूबिकल इन शेप, और वेट कैसा था, क्यूबिकल था, रिमेंबर क्यूबिकल था, और दे वर मेड अप ऑफ स्टोन कॉल्ड चर्ट, वो एक स्टोन का बना हुआ था जिसे चर्ट कहते थे। दे वेट वर इन सीरीज, और वेट 1 2 4 8 के हिसाब से था, डेसिमल, हाँ, एंड ऑल्सो इन द डेसिमल मल्टीपल्स देयर वर बोथ हैवी एंड स्मॉल वेट्स, हैवी भी थे और स्मॉल वेट्स भी थे। द स्मॉल वेट्स वर यूज्ड फॉर वेकिंग ज्वेलरी एंड बीड्स, और जो स्मॉलर जो छोटे छोटे थे वो ज्वेलरी और बीड्स के लिए होते थे। मेटल स्केल पैन हैव आल्सो बीन यूज्ड, और इसके बगैर उस जमाने में स्केल कहा जाता था जो किसके लिए यूज होती थी, जो मेटल के लिए यूज हुआ करती थी। यानी अपने आप में एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर की बात कर रहा है जब भी वेट होगा, क्योंकि वेट आमतौर पर खुद ब खुद जन्म नहीं लेगा जब तक एक सिस्टमैटिक गवर्नमेंट नहीं होगी, ये समझने की जरूरत है। ओके, कुछ चीजें परखने और जानने की जरूरत होती है, जिसमें जब आप आगे चलोगे तो एंशिएंट अथॉरिटी की बात होगी, क्या यहाँ पर कोई गवर्नमेंट थी, क्योंकि हमें गवर्नमेंट तक हमने अभी नहीं पढ़ा है। मैंने कहा आपको देवदूत पटनायक, वन ऑफ माय फेवरेट पर्सन, आई थिंक, जिन्हें मैं बहुत टाइम से एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में स्पेशली इंडस वैली में फॉलो कर रहा हूँ। उनकी बुक आई है अहिंसा वगैरह, बहुत सारी उनकी बुक्स है। आई वुड टेक द नेम इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम। देवदूत पटनायक आई हैव रेड, उसका मैंने पढ़ा है, गवर्नमेंट पे उनके कुछ आर्टिकल्स आए हैं और कंटिन्यूअसली आते हैं उनके आर्टिकल्स। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ दिस मैन, कितना अच्छा रिसर्च उनका है देवदूत पटनायक का। तो वो कंटिन्यूअसली उनके अच्छे खासे पॉडकास्ट्स भी आते हैं, ठीक है, उनके साथ बात भी आई है। तो उन्होंने भी एंशिएंट अथॉरिटी पर, स्पेशली इस इंडस वैली सिविलाइजेशन पर बात की है कि वो जंग नहीं चाहते थे, लड़ाई नहीं चाहते थे, हिंसा वहां पे नहीं थी, ठीक है, क्या रिपब्लिक स्ट्रक्चर था, उनकी अथॉरिटी कैसे थी, उस पर बहुत सारी बातें हुई है। क्योंकि वो एक रिसर्च पर्सपेक्टिव है, तो वो आप 12th में मैं रिसर्च पर्सपेक्टिव नहीं रख सकता, दैट इज नॉट एप्लीकेबल एट दिस लेवल। सो इसलिए मैं बड़ा प्रिसाइज करूंगा मैंने क्यों देवदूत पटनायक जी का नाम लिया। आई रेस्पेक्ट दैट मैन। उसके पीछे रीजन ये है, उसके पीछे एक अच्छा रीजन ये है क्योंकि आप लोग भी जानोगे उन्हें और आप लोग भी उनको पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। उनका एक बहुत अच्छा परसेप्शन है, व्यूज है। ओके, नाउ देयर आर इंडिकेशन, और उसके बगैर आपको अगर और भी अच्छा पढ़ना है तो आर एस शर्मा तो मैंने परसों कहा ही कहा है, इसके बगैर उपेंद्र सिंह एक बहुत अच्छा नाम है, ठीक है। डीडी कोसम भाई भी बहुत अच्छा नाम है। अगर आप स्पेशली आप पढ़ोगे किसको, उपेंद्र सिंह, वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर। ओके, उपेंद्र सिंह जी तो उसकी तो मतलब अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। या आर एस शर्मा जी है, आर एस शर्मा का इंडियन एंशिएंट पास्ट है, वो भी एक अच्छा खासा एक आइडिया देते हैं, अच्छी खासी नॉलेज देते हैं आपको इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ने में, ठीक है। तो जरा देखते हैं एंशिएंट अथॉरिटी मीन्स द गवर्नमेंट, हाँ, गवर्नमेंट के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, हाँ, क्या सारा सिस्टम रहेगा, लेट अस सी। तो देयर आर इंडिकेशन, अरे भाई हमें कहां से पता चलेगा, कोई वहां से टपक के तो नहीं आएगा, हमें अब मटेरियल सोर्सेज बताएंगे
कौन बताएंगे? मटेरियल सोर्सेज। मटेरियल सोर्सेज जैसे वहां पे हमें क्या मिला? वहां पे हमें डांसिंग गर्ल मिली, अच्छा जी। वहां पे हमें स्कल्पचर्स मिले, अच्छा जी। वहां पे हमें किंग प्रीस्ट का, हमें प्रीस्ट किंग का क्या मिला? एक स्कल्पचर मिला, हाँ जी। तो वो चीजें खुद ब खुद बताएंगी कि ये जो पुतले मिले हैं शायद यहाँ पर गवर्नेंस थी। हमें मोहनजोदारो में अपर लोअर टाउन मिला, तो वो हमें बताते हैं कि देयर वाज क्लास सिस्टम। हाँ, अब इतना रिजिड नहीं था, हाँ फ्लेक्सिबल था शायद, या ज्यादा वो उनको लोगों को जिसे मैं कहूंगा एक सोशल पर्सपेक्टिव भी है। आई हैव मेड अ आर्टिकल जिसमें मैंने ये बात की थी, ठीक है। एंड प्रोबेबली आई विल शेयर विद यू पीपल विद द पैसेज ऑफ टाइम दैट वेरी पार्ट ऑफ आर्टिकल, कि क्या यहाँ पर ये जो एक एज अ स्टेट काम कर रही थी इंडस वैली एक स्टेट की तरह काम कर रही थी, एक स्टेट थी, हाँ इंडस वैली एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। हाँ, उस पर मैं आपके साथ इंशाल्लाह बात करूंगा, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, इंडस वैली एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। स्टेट की टेरिटरी थी, कॉन्फाइनेड टेरिटरी, गवर्नमेंट, ठीक है। ये बहुत बड़ा विषय है, ये बहुत अच्छा रिसर्च है, ठीक है। चलिए जरा बात अभी करते हैं बेटा, हमने क्या कहा? इंडिकेशन मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, हाँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डिसीजन है जैसे वेट और मेजर्स का, ठीक है। जैसे बेटा अभी आप क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा, अच्छा कम्युनिकेशन होगा, लैंग्वेज होगी, तो खुद ब खुद दिमाग में डालने वाली बात है ना भाई कि देयर इज समथिंग दैट इज अ फिशी, हाँ, कि गवर्नमेंट होगी, कंसर्न गवर्नमेंट होगी जो ये सारा कुछ रेगुलराइज करेगा, जो इसको मैनेज करेगा, जो इसको ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है। अच्छा, इंप्लीमेंट डिसीजन लेगा भी और डिसीजन उस पर इंप्लीमेंट भी हो गया हड़प्पन सोसाइटी में। और यूनिफॉर्मिटी ऑफ आर्टिफैक्ट्स, अच्छा पोट्री का एक जैसा होना, सील्स का एक जैसा होना, ब्रिक्स का होना, मकानों का बनना, एक जैसी गलियां होना, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम का होना, ये अपने आप में दिखाता है कि समवन इज देयर हु बेसिकली प्लान एंड हु इंप्लीमेंट द प्लान्स। सो देयर इज आल्सो रेगुलेटेड, वो जो सारा कुछ अथॉरिटी रेगुलेट करती है। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हमें बताएंगे हड़प्पा में एक सेंट्रल अथॉरिटी थी, हाँ। यहाँ पर देखिए द आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड नो आंसर, कोई आंसर नहीं है हड़प्पन सेंट्रल अथॉरिटी। देखिए क्या बात है, क्योंकि अब हमें कोई ओरल कल्चर भी वहां का नहीं है, वी आर जस्ट परसीविंग एंड कंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री, we are perceiving and constructing the history. The especially the archaeologists are trying to construct and making a perception, they are making a perception, they are making the ideas through their writing and hard work, they are trying to manage uh, to make we people aware about our legacy, especially from this very period, especially in this period, and they would to say कि कोई हमारे पास रिकॉर्ड तो नहीं है वहां पर, हाँ, बट फिर भी एक कोशिश की जा रही है। लार्ज बिल्डिंग्स मिलेंगे मोहनजोदारो में, हाँ, जैसे मैंने अभी कहा, आर्कियोलॉजिस्ट जब पता करेंगे तो वो कहेंगे ना किसी से तो जुड़े हुए थे, ग्रेट बात, खुद ब खुद। अब थियोक्रेसी थी, ऑटोक्रेसी थी, कैसी थी वो एक अलग चीज होगी, बट यस देयर वाज अ सिस्टम, ओके। अच्छा, स्टोन जो मिला, स्टैचू, लेबल्ड एंड कंटिन्यूज टू बी नोन एज द प्रीस्ट। अच्छा, जो प्रीस्ट किंग का स्टैचू मिला है अपने आप में बेटा एक मतलब एक विषय बनेगा ना, ठीक है। अच्छा, रिचुअल्स वगैरह जो हड़प्पा में होंगे वो भी हम समझ सकते हैं, और ओपिनियन जो हड़प्पन सोसाइटी का होगा, ठीक है। तो पता चलता है क्या रूलर था, नहीं था। अच्छा, इसके बगैर बेटा मैंने अब पहले भी कहा मोहनजोदारो का जो मिलेगा हमें, ठीक है, वहां पर हमें मिलेगा अपर टाउन, लोअर टाउन। अच्छा, इसके बाद येट अनदर जो प्राइवेसी वाला कॉन्सेप्ट होगा कि हर मकान की खिड़कियां, हर मकान का दरवाजा, ठीक है, तो पता चलेगा कि कोई बंदा बनवाने वाला है, इसके पीछे है। लास्ट थ्योरी सीम्स मोस्ट प्लेजिबल एज इट इज अनलाइकली दैट एंटायर कम्युनिटीज कुड हैव कलेक्टिव मेड एंड इंप्लीमेंटेड सच कॉम्प्लेक्स। अच्छा, क्या डेमोक्रेसी थी, कोई डेमोक्रेसी वाला कॉन्सेप्ट था, क्या रिपब्लिक स्ट्रक्चर था? तो सबूत आहिस्ता आहिस्ता मिलेंगे। और अगर ये हमारे पास ये जो स्क्रिप्ट है, इंडस वैली स्क्रिप्ट या हड़प्पन स्क्रिप्ट, अगर एक बार डेसिफर हुआ ना तो हमारे सवालों का जवाब आसानी से मिल पाएगा। ओके, टिल देन हम देखेंगे आगे क्या होगा, ठीक है। चलिए बेटा अब बात करते हैं एंड ऑफ सिविलाइजेशन। ये हड़प्पा कैसे खत्म हुआ, अपने आप में ये सवाल है, ये हड़प्पा कैसे विलुप्त हो गया? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन 18th सेंचुरी, हमने पहले कहा था 3300 एंड सम पीपल से 3500, हाँ, बीसी से शाबाश कहां तक, ये चलेगा 2000 बीसी तक, ये था अर्ली फेज, हम मान लेते हैं जी, हाँ जी सरकार मान लिया हमने, ठीक है। अब जरा नीचे चलेंगे तो 2600 से कहां की तरफ, शाबाश 1900 की तरफ। अब जरा चलेंगे 1800 से कहां की तरफ, 1800 से 1300 की तरफ। ये जो पीरियड होगा ना, इट विल बी द डिक्लाइन पीरियड, क्योंकि इसके बाद फिर आ जाएगा कौन, इसके बाद आ जाएगा कौन बनेगा डॉन, यानी वैदिक पीरियड, ठीक है। तो इसके बाद 18th यानी फिर स्लोली 1000 से 500 के बीच में, सम पीपल से 1500 बीसी से जन्म होगा किसका, वैदिक पीरियड यहाँ से स्टार्ट होगा। तो वैदिक पीरियड भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पीरियड होगा, गोल्ड
गोल्डन पीरियड होगा, मगर मुझे नहीं लगता कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से बढ़िया कोई गोल्डन पीरियड होगा, क्योंकि ये खुद में ही एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। इंडस वैली इज इटसेल्फ अ इंस्टीट्यूशन टू बेसिकली वी कैन से अवेयर द पीपल अबाउट द एंशिएंट लेगेसी, और ये कहाँ गई फिर अपने आप में एक चिंता का विषय है। जरा देखिएगा, मोस्ट मैच्योर हड़प्पन साइट हैड बीन अबेंडेड। हाँ, देयर वाज एन एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन, आबादी बढ़ रही थी सेटलमेंट में। अच्छा, जरा देखेंगे बेटा कहाँ कहाँ पर, फिर गुजरात, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक इसका एक्सपेंशन हो चुका था। हमने जो इंपॉर्टेंट बात है ना 1.3 मिलियन तक हम देखते हैं, इट हैज अ 1.3 मिलियन असल में ये फैली हुई सिविलाइजेशन है। आप यहाँ से देखिए उत्तर प्रदेश से लेकर आप देखिए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से आप देखिए बेटा हाँ, फिर गुजरात, और गुजरात से आप देखिएगा कश्मीर, ये सारा एरिया 1.3 मिलियन अप्रोक्सीमेटली एरिया बनता है। ठीक है, जरा देखिए बेटा, क्राफ्ट से लेकर ट्रेड से लेकर डिस्टेंस, हर कोई चीज हमने यहाँ पर देखी। स्टैंडर्डाइजेशन देखा, मगर हाउस कंस्ट्रक्शन देखा, टेक्निक्स देखी, लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स देखे, नो, बट फिर आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म होंगे और ये गाँव बनेंगे, यानी एक शहर गाँव बनेगा। और इसके मुतालिक बहुत सारी थ्योरीज है, सम से क्लाइमेटिक चेंज, सम से फ्लड, सम से डिफॉरेस्टेशन, सम से shifting drying up of rivers, some say overuse of landscape, and some say foreign invasion like the Greek। ठीक है, सम से फॉरेन इन्वेजन भी एक रीजन बनेगा, सम से कि आर्यंस की वजह, आर्यन का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ लोग कहते हैं। ठीक है, तो आर्यंस का कॉन्सेप्ट भी हमें आगे देखने को मिलेगा कि आर्यंस भी एक रीजन बनेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर रूरल लाइफ यानी एक शहरीकरण खत्म होगा और आहिस्ता आहिस्ता ये विलुप्त होगा, लोग छोड़ के जाएंगे और ये गाँव बनेगा। तो अब जरा जब हम चलेंगे तो डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन, कनिंघम्स कंफ्यूजन, ये जरा बेटा देखेंगे। कनिंघम वाज फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जरा देखिए बेटा, पहला डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और उसने एक्सकवेशन स्टार्ट किया था इन मिड 19th सेंचुरी, और मेन इंटरेस्ट उसका था आर्कियोलॉजी ऑफ स्पेशली अर्ली हिस्टोरिक और लेटर पीरियड। इसमें अकाउंट इज यूज्ड बाय, अब कनिंघम ने कहां से इंफॉर्मेशन लाई इस अर्ली सेटलमेंट के बारे में, तो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स उसको बताएंगे। ठीक है, उसे यूज्ड इंस्क्रिप्शंस बताएंगे। ठीक है, जो एक्सकवेशन में मिलेंगे, आर्टिफैक्ट्स उसके पास आर्टिफैक्ट्स का इस्तेमाल करेगा, और अ साइट लाइक हड़प्पा, जैसे हड़प्पा वगैरह है। ठीक है, which was not part of itinerary of the Chinese pilgrims and was not known as early historic city। हड़प्पा के बारे में तो इतना मतलब इंफॉर्मेशन ही नहीं था। ठीक है, बट हड़प्पा के मुतालिक जो रिसर्च वगैरह उसने की थी, ठीक है, तो वहां से पता चलेगा। हड़प्पन सील was given to Cunningham by an Englishman, एक अंग्रेजी अफसर ने उसको ये बेसिकली हड़प्पन सील दी थी। He tried to place seals within the time frame with which he was familiar। अच्छा, कोशिशें की यहाँ से कनिंघम ने। He taught that Indian history began with the first site in गंगा, क्योंकि ऑलरेडी अलेक्जेंडर कनिंघम में बेटा 1875 में इस पर पहली रिपोर्ट आई थी। रिमेंबर कब? अलेक्जेंडर कनिंघम की जो रिपोर्ट आई थी ना वो आई थी 1875 में, किस पर? हड़प्पन सील पे। ये भी हमें जानने की जरूरत है। और फिर यहाँ से बेटा कोशिश शुरू होगी गंगा वैली की जो स्टीज है। हाँ, ही डिड नॉट रियलाइज हाउ ओल्ड हड़प्पा आर्टिफैक्ट्स वर। अब ये भी सवाल था कि कितना ओल्ड है हड़प्पन, ये भी अपने आप में एक सवाल था। ही मिस्ड द सिग्निफिकेशन ऑफ, हड़प्पा की जो इंपॉर्टेंस है वो उसे मिस हो रही थी, किससे? कनिंघम से। यानी हम कहेंगे ब्रिटिशर्स प्लेड इंपॉर्टेंट रोल। हाँ, अब जरा देखिएगा बेटा, हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर करने में सील्स वर डिस्कवर्ड बाय हड़प्पा एट हड़प्पा। हड़प्पा में ये सील जो डिस्कवर हुई, आर्कियोलॉजिस्ट का नाम था दयाराम साहनी। हाँ, याद रखिएगा बेटा, हु डिस्कवर्ड द, जरा देखिएगा सील्स को किसने डिस्कवर किया? दयाराम साहनी, अनदर इंपॉर्टेंट रिसर्चर होंगे। हाँ, कब? 20th सेंचुरी में। अनदर आर्कियोलॉजिस्ट का नाम होगा बेटा आर.डी. बनर्जी, जिसने सिमिलर सील्स को कहां पर? मोहनजोदारो। तो यहाँ पर सवाल ये भी बनेगा, हु डिस्कवर्ड द मोहनजोदारो? तो आर.डी. बनर्जी डिस्कवर्ड द, रखालदास बनर्जी डिस्कवर्ड द, शाबाश, मोहनजोदारो। अच्छा, जरा फिर देखिए बेटा, 1998 सर जॉन मार्शल फिर आगे जाकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर बनेंगे, और फिर डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली की बात होगी दुनिया के साथ। ठीक है, और ये कहेंगे कि हमने एक नई सिटी डिस्कवर की, एक नया शहर डिस्कवर किया, जिसे इंडस वैली या आईवीसी सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाएगा। डिफरेंस बिटवीन द मेथड्स अडॉप्टेड बाय जॉन मार्शल एंड रिम व्हीलर। अब अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल भी होगा। ठीक है, जो रिम व्हीलर यूज करेंगे। जरा मार्शल की बात करेंगे।
Marshall tended to excavate along regular horizontal units, measured uniformity throughout the mound, ignoring the stratigraphy को बेटा उसने बिल्कुल ही क्या किया, शाबाश, साइड लाइन कर दिया और एक अलग तरीके से अपना एक तरीका सर जॉन मार्शल ने यूज किया, और जिसका मतलब ये भी होगा कि आर्टिफैक्ट्स वगैरह जो हुए ना उनको ग्रुप किया, ठीक है। ड्यू टू दिस मेथड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज फाइंड्स वर रिलेटिवली, मतलब मार्शल का भी अपना एक परसेप्शन होगा जब हम बात करेंगे इस पर, ठीक है। एक मार्शल का एक अलग आइडिया होगा और मार्शल भी बेसिकली कॉन्टेक्स्ट को टच करेंगे। एक बेसिकली सील्स उनका मेन मैकेनिज्म रहेगा। व्हीलर आगे बेटा आएंगे, व्हीलर हु बिकेम द डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई 1944 में वो डायरेक्टर जनरल बनेंगे। हाँ, रेक्टिफाइड दिस प्रॉब्लम, ही रिकॉग्नाइज्ड दैट इट वाज नेसेसरी टू फॉलो द स्ट्रेटोग्राफी, एक स्ट्रेटोग्राफी को बिल्कुल साइडलाइन करेगा, यानी जो परतें हैं जमीन के अंदर, हाँ उन परतों के हिसाब से उनकी फॉर्मेशन, तब क्योंकि अभी क्या कहते हैं इसको, C14 मेथड नहीं आया था, कार्बन डेटिंग नहीं आई थी, तो उस जमाने में स्ट्रेटोग्राफी एक रास्ता था जिसके जरिए हम एज के बारे में बता देते थे, ठीक है। तो डायरेक्टर व्हीलर रिम व्हीलर क्या करेंगे, वो 1944 में स्ट्रेटोग्राफी का सहारा लेंगे, किसके लिए, डेटिंग के लिए। हाँ, और यहाँ पर लिखा भी गया है, हाँ, डिड मैकेनिकली अलोंग यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल लाइन्स, ठीक है, माउंड्स रादर देन डिग मैकेनिकली, और वो मैकेनिकली एक्सकेवेशन पर ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है, रादर देन की, शाबाश, क्योंकि स्ट्रेटोग्राफी पर उनका खास ध्यान रहेगा जो मार्शल ने यूज नहीं किया। यानी अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो दोनों अपने अपने हिसाब से कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम्स ऑफ जरा देखिएगा बेटा, मटेरियल एविडेंसेस अलो आर्कियोलॉजिस्ट, हमने बार बार कहा हड़प्पन अगर हम देखेंगे ना, उस एक पास्ट को फ्यूचर में लाना अपने आप में एक कला है, और इस कला में अगर आप देखोगे बेटा, हड़प्पन कल्चर को कंस्ट्रक्ट किया गया, रिमेंबर, हड़प्पन कल्चर को क्या किया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया, मटेरियल्स इंक्लूड, इसमें चाहे बर्तन हो, पोट्री हो, टूल्स हो, घर की चीजें हो, आर्कियोलॉजिस्ट्स ने क्लासिफाई किया है, किस बेस पर, मटेरियल की बेस पर उन्होंने क्लासिफाई किया और कोशिश की है शो करने की। ओके, सो बेसिकली वी से हड़प्पा इज इटसेल्फ अ ग्रेट क्लासिफिकेशन। जरा बात करते हैं बेटा, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स, हमें किस किस तरीके से आर्टिफैक्ट्स वहां पर मिले हैं। मटेरियल एविडेंसेस जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं, स्पेशली पोट्री मिले हैं, ऑर्नामेंट्स मिले, हाउस होल्ड मिले हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट ने बेसिकली इनको दो उनके काम के हिसाब से डिवाइड किया, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे बेटा आज के हिसाब से और उस जमाने के हिसाब से, ठीक है, अब उसमें भी हमने पहले ही कहा था कि देखिए बीड्स और पोर्ट्स, ठीक है, अगर हम देखेंगे वॉज फाउंड इन फॉर एग्जाम्पल हाउसेज में मिले थे, और बहुत सारी चीजें अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो इसके बगैर इसने कहा समटाइम्स टेक द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट एविडेंसेस, हमारे पास दो तरीकों से एविडेंसेस थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और उसी के फंक्शन काम के हिसाब से भी यहाँ पर कोशिश की है हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने की, यानी एक सोशल ऑर्डर देने की। और जब हम लास्ट पर देखेंगे बेटा तो प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, ये भी एक सवाल होगा। इंटरप्रिटेशन, बिकॉज़ आर्कियोलॉजिस्ट थॉट दैट सर्टेन ऑब्जेक्ट हैड रिलीजियस सिग्निफिकेंस, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके यहाँ पर हमें मजहबी एक मजहबी कनेक्शन भी देखने को मिलता है। दीज इंक्लूड, जिनमें टेरिकोटा फिगरीन ऑफ वुमन, वहां पर जो मदर गॉडेस का हमें फिगर मिला है, सिटून स्टैरिड यानी जो किंग, जो प्रीस्ट किंग मिला है, ये भी रिलीजियस, ये भी रिलीजियस। हाँ, ग्रेट बाथ मिला है, हाँ, या फायर आल्टर मिला है कालीबांगान में, लोथान में हमें जो बहुत सारी चीजें मिली है, ठीक है। और प्लांट मोटिफ्स मिले हैं सील पे, जो इंडिकेट करता है कि शायद ये नेचर वर्शिपर्स थे। हाँ, एनिमल्स डिपिक्ट सील्स पे दिखाए गए हैं, शायद ये एनिमल वर्शिप करते थे। हाँ, सील्स फिगर शो सीटेड क्रॉस लेग्ड, योगिक पोस्चर में हमें दिखता है। अच्छा, सराउंडेड बाय एनिमल रिगार्डिंग, हमें जो मिला है प्रोटोसिवा, शिवा या प्रोटोसिवा हमें कुछ ऐसे सबूत मिले हैं। इसी तरह कॉनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट हैव बीन क्लासिफाइड एज लिंगास। अच्छा, कुछ हद तक तो ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर लिंगास भी मिले हैं। तो यहाँ से हमें बेसिकली एक कंस्ट्रक्शनल अप्रोच मिलेगा किसके मुतालिक, इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के मुतालिक। ओके, सो यहाँ से हमारा पहला थीम कंप्लीट होता है। होप यू पीपल हैव एंजॉयड एंड यू पीपल विल सपोर्ट मी। इफ यू पीपल सपोर्ट मी आई विल मेक इट कंटिन्यूअस एंड एट द एंड आई विल मेक इट अ वन शॉट सीरीज टू। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके भी हम आएंगे। सो अभी तक के लिए इतना ही हमारे पास था आज, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल दूसरी थीम के साथ मिलेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।